अब हो रही है? नहीं सर, स्क्रीन शेयर जो आप कर रहे हो वो आ नहीं रही। हाँ अब आ गई, वेट कीजिए। हम्म। ठीक है सर, आप लाइव है, स्टार्ट कर दीजिए सर। ओके ओके, थैंक यू। आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने छठी इकाई यानी 6 चैप्टर के बारे में बात करी थी, और मैंने आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में, और उसमें हमने 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसके बारे में चर्चा करी थी। इसके बारे में इसके अलावा हमने बात करी थी पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था। उसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे प्रमुख मुद्दे जो है इस दौरान जो है चर्चा उनके बारे में हुई थी। और इसके इसमें कुल मिलाकर 5 ऐसे समझौते थे जो पूरे विश्व की जो पर्यावरण इतिहास को बदलने वाले थे। तो वो 5 समझौते मैंने आपको बताया था कि उनमें से एक था वन सिद्धांत, दूसरा है पर्यावरण एवं विकास, और आपका इसी में ही मरुस्थलीकरण के बारे में चर्चा हुई थी। और इसके अलावा सीबीडी के बारे में मैंने बताया था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनएफसीसीसी यानी जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसकी फुल फॉर्म है अंग्रेजी में, और इसके अलावा एजेंडा 21 के बारे में मैंने बताया था। तो हुआ ये था कि 1992 से पहले संयुक्त राष्ट्र में एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट हुई थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। ठीक है। इसमें ये बताया गया था, इसको हेड करने वाली टीम की जो मुखिया थी उनका नाम, चेयरपर्सन जिनको बोलेंगे, उनका नाम था GH ब्रंटलैंड। ये एक महिला थी, और इनका ये नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी नॉर्वे की। तो उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसको ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट बोलते हैं। और इसी रिपोर्ट को पेश किया गया था आपका पृथ्वी सम्मेलन के दौरान, और उसी में ही एक जो है उसका एक मसौदा था जिसका नाम है, रिपोर्ट का ये है जिसका नाम है एजेंडा 21। ठीक है। तो एजेंडा 21 में सभी वैश्विक देशों ने मिलकर ये प्रतिज्ञा ली कि हम जो है सतत विकास या संपोषणीय विकास की तरफ अग्रसर होंगे। अमीरी और गरीबी के बीच का जो डिफरेंस है, या खाई आप बोल ले, इसको हम पाटेंगे। और एक ऐसे पर्यावरण एक ऐसे सतत विकास और सतत भविष्य की तरफ हम अग्रसर होंगे जिससे जो है पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, और इसके अलावा भावी पीढ़ियों का भी विकास और उनकी जो जरूरतें हैं वो सुनिश्चित हो पाए। तो इस बारे में जो है एजेंडा 21 में चर्चा हुई थी। और सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको संपोषणीय विकास भी बोलते हैं, उसका उसकी जो धारणा है, अवधारणा है, वो सबसे पहले यहीं से निकल कर आई थी। ठीक है। संपोषणीय विकास जो है उसको हम बोलते हैं कि ऐसा विकास जिसमें आज की पीढ़ियों की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हों, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके भी जो जरूरतें हैं उनसे कोई भी समझौता ना हो। ऐसा किया गया विकास को हम संपोषणीय विकास या सतत विकास के रूप में परिभाषित करते हैं। तो एजेंडा 21 के माध्यम से सबसे पहले इस पर चर्चा हुई, और पूरे विश्व ने माना कि जो विकास चल रहा है उसको, जो परंपरागत विकास चल रहा है मानव गतिविधियों द्वारा, जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, वो आगे जो है लम, उस पर रोकथाम लगानी जरूरी है, और ऐसा विकास लाने की जरूरत है जो कि सतत हो, पर्यावरण के आयामों के साथ में मिलकर जो है काम करे, और ऐसा विकास जो हो जो कि पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे, और जो आपका समाज में भी संतुलन बनाकर आगे चले। ठीक है। तो हम देखते हैं कि सतत विकास के 3 जो है उसके आयाम हैं। 3 आयाम कौन कौन से हैं? उसका पहला आयाम जो है वो है अर्थव्यवस्था।
दूसरा आयाम है समाज और तीसरा है पर्यावरण सुरक्षा। जहां पर ये तीनों मिलते हैं वहीं पर ही सतत विकास जो है संभव हो पाता है। हमारे पर्यावरण में कोई खराबी हो तो उसका प्रभाव समाज और अर्थशास्त्र पर पड़ता है। अर्थशास्त्र में कोई खराबी हो तो इकोनॉमी जिसको बोलेंगे उसका प्रभाव पर्यावरण और समाज पर पड़ता है। और समाज में कोई खराबी हो या कोई डिसइम्बैलेंस हो या कोई दुर्घटना हो तो उसका प्रभाव अर्थशास्त्र और पर्यावरण पर पड़ता है। तो तीनों को जो है सुधारना जरूरी है, तीनों को एक साथ करके चलना जरूरी है। और इसी को ही एजेंडा 21 का नाम दिया गया, इस रिपोर्ट का नाम एजेंडा 21 दिया गया। और इस रिपोर्ट में ऐसी गतिविधियों के बारे में उल्लिखित है कि जिनको अपनाकर विभिन्न प्रकार के देश अपने यहाँ पर ऐसी नीतियां बना सकते हैं जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो। और साथ ही साथ वहां पर जो मानव समाज रहता है उसका भी दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित हो पाए। ऐसा एजेंडा 21 के माध्यम से पूरे विश्व ने एक समझौता किया। तो ये पहली बार पूरे विश्व ने देखा था। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ था उसका उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व में जो ग्रीन हाउस गैसें, जिसमें प्रमुख हमने मीथेन के बारे में चर्चा करी थी और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करी थी, उस पर कटौती करने का बारे में सबसे पहले पहल जो है यूएनएफसीसीसी के माध्यम से हुई, जिसको जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन बोलते हैं। पेज नंबर 80 पर है अगर आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही। और चैट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा कृपया करके कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है और मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि जो है आजकल जो लाइव सेशन में मेरे को पता चलता रहे कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। ठीक है, तो मुझे साइड बाय साइड बताते रहिएगा। ओके, कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और साथ में स्क्रीन आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, तो ये भी आप बताते रहिएगा। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है उसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो पाया कि हम जो है आगे चलकर इन गैसों की जो वृद्धि हो रही है वायुमंडल में उस पर रोकथाम करेंगे। और हम जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको सीओपी बोलते हैं इसका गठन करेंगे, जो कि हर साल में एक बार मिलेगा। ठीक है, और इसका वैश्विक आयोजन होगा ताकि ये चर्चा कर पाए कि किस तरीके से हम जो है घरेलू स्तर पर अपने यहाँ पर जो गैसें उत्सर्जित हो रही है वायुमंडल में उस पर कटौती ला पाए, जिससे पर्यावरण को दीर्घकालिक रूप से हम जो है बचा पाए। ठीक है, तो यूएनएफसीसीसी जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य ये था। दूसरा है जैव विविधता पर कन्वेंशन। ये भी चर्चा 1992 के अंदर ही हुई थी पृथ्वी सम्मेलन में, और इस पे 180 देशों ने हस्ताक्षर करे थे, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जैव विविधता का दीर्घकालिक जो संरक्षण है वो सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा जैव विविधता के घटकों का स्थायी उपयोग तथा जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित व न्याय संगत साझाकरण भी इसका मुख्य मुद्दा था। ठीक है, जैव विविधता आप सभी जानते हैं उससे विभिन्न प्रकार के लाभ हमारे को प्राप्त होते हैं, जैसे कि दवाइयों औषधियों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे पौधों की किस्में हैं जो अभी भी वैज्ञानिकों को नहीं पता है, बट या वैज्ञानिक जगत को या फिर दवाई बनाने वाली कंपनियों को इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। लेकिन आदिवासी समूह और जो जनजातीय समूह हैं जो अभी भी जंगलों में रहते हैं वो इन पेड़ पौधों का इस्तेमाल जो है अपने उपचार के लिए लंबे समय से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि दवाई की जो कंपनियां होती हैं, सपोज किसी अफ्रीका के देश में कोई जनजातीय समूह रह रहा है और उसको पता है कि कैंसर का वो ट्रीटमेंट अपने आप कौन सी जड़ी बूटियों से करते हैं। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि दवाई वाली कंपनियां जो होती हैं उस ज्ञान को वहां से तो प्राप्त कर लेती हैं और ऐसी वो दवाइयां बनाती हैं और उसको मार्केट में लॉन्च करती हैं और करोड़ों अरबों अरबों का जो है मुनाफा कमाती हैं। तो जिसने ये ज्ञान अर्जित किया यानी वो आदिवासी समूह जिनके पास ये ज्ञान था, पीढ़ियों से चला आ रहा था, उनको तो कोई लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन लाभ और फायदा किसको हो रहा है? वो कंपनियों को जिन्होंने दवाओं को बनाया और मार्केट में जाकर बेचा। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इस पर रोकथाम के लिए ये सुनिश्चित किया गया कि जिनको जिनसे ये ज्ञान प्राप्त
हुआ है उनके पास भी उचित लाभ जो है वो पहुंच पाए। तो इसी वजह से जैव विविधता के घटकों का स्थायी उपयोग तथा जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को एक उचित न्यायसंगत साझाकरण नीति जो बनाने पर सहमति इस पर जो है दी गई थी। और ये 3 मुद्दे जो है इस कन्वेंशन के माध्यम से डिस्कस हुए, इन पर चर्चा हुई थी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। क्लास का टॉपिक जो है यूनिट 6 है चल रहा, शुभांकित। और जो है उसमें मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि हमने बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझौते हुए थे। संयुक्त राष्ट्र में जो समझौते हुए थे उन्हीं के बारे में मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपना पेज नंबर 80 जो है 81 उसको निकाल लीजिएगा, वहीं पे मैं जो है चर्चा कर रहा हूँ। तो जो आपका पिछले कुछ सदियों में जो कन्वेंशन हुए थे या सम्मेलन हुए थे संयुक्त राष्ट्र के, जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए करे गए थे, उसके बारे में ही आज की कक्षा में चर्चा हो रही है। ठीक है, अब आगे एक बात और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, जब मैंने आपको ओजोन परत के क्षरण के बारे में बताया था कि ओजोन परत जो हमारे को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है सूर्य के, उसमें एक छिद्र हो गया है, और छिद्र का निर्माण जो है हम जो मानव गतिविधियां खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उपयोग होता है उसके कारण इस छिद्र का जो निर्माण हुआ है उसकी रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहल हुई जिसका नाम दिया जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुई थी 1987 में, और इसका प्रमुख मुद्दा ये था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इससे मिलते जुलते पदार्थ जो कि वायुमंडल में जाकर ओजोन परत का क्षय करते हैं, उसका क्षरण करते हैं, उसमें उसके उत्पादन व खपत में जो है गिरावट लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वैश्विक समुदाय जो है एक साथ मिला और उन्होंने जो है इस प्रतिबंध नीति पर, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाने की नीति है, उस पर हस्ताक्षर किए। और उन्होंने कहा कि हम अपने अपने देशों में इसके उत्पादन व खपत में गिरावट लाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य प्रयोग पहले के टाइम में रेफ्रिजरेटर में किया जाता था, एसी में किया जाता था, और जो डिओड्रेंट और आपकी जो सेंट की कैन होती है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता था। आज के समय में ये नहीं किया जाता, ये बैंड है, पूर्णतः प्रतिबंधित है। और आप अपने एसी में भी और जो डीओ कैन आप लगाते हैं उसके पीछे जाकर देख सकते हैं, उसमें लिखा होता है CFC फ्री। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा के शहर एक मॉन्ट्रियल में हुई थी, और ये एक सफल प्रोटोकॉल अभी तक रही है, जिससे आज के समय में जो ओजोन छिद्र है वो भरने लगा है। और ये एक अच्छी खबर है कि आने वाले कुछ समय में पूर्णतः ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा एक और अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में 1997 में हुई थी। ये भी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, प्रोटोकॉल का मतलब संधियां होता है। ठीक है, तो ये भी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसके माध्यम से जितने भी विकसित और विकासशील देशों ने जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वो वायुमंडल में करते हैं उसमें कटौती लाने की बात जो है वो करी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था साझा परंतु विभेदी जिम्मेदारियां, मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब आपका उद्देश्य तो एक है लेकिन जो आपकी जिम्मेवारियां हैं वो अलग अलग हैं। मैंने आपको बताया था पिछली कक्षाओं में कि विकसित देश जो हैं वो ज्यादा जिम्मेवार हैं विकासशील देशों के बनिस्बत ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ताप वृद्धि के लिए। ठीक है, तो इस संधि के माध्यम से ये सुनिश्चित हुआ कि विकसित देश जो है वो ज्यादा जिम्मेवार हैं और विकासशील देश कम जिम्मेवार हैं आपका वैश्विक ताप वृद्धि के लिए। तो दोनों की जिम्मेवारी जो है अलग अलग रखी गई। ठीक है, दोनों की जिम्मेवारियां जो है वो अलग अलग रखी गई, विकसित देशों की ज्यादा रखी गई, विकासशील देशों की कम रखी गई। और हर एक को एक टारगेट दिया गया। टारगेट मतलब एक ये टारगेट दिया गया कि एक लक्ष्य दिया गया कि भाई
आपको अपने देश में 8% ग्रीन हाउस गैसों की कमी करनी पड़ेगी, जो कि 1990 से पहले के जो आपका स्तर था ग्रीन हाउस गैसों का, उससे 8% आपको कमी लानी पड़ेगी अपने उत्सर्जन में। ठीक है, तो इस तरीके से हर देश को एक टारगेट यानी लक्ष्य दिया गया, उस लक्ष्य का अनुपालन करना सुनिश्चित किया गया। अगर वो देश अनुपालन नहीं करता उस लक्ष्य का एक समय निश्चित समय में, तो उस देश पर जुर्माना लगाने की भी प्रक्रिया इसमें करी गई थी, या दंड देने की भी जो प्रावधान है वो भी इसके अंदर मेंशन किए गए थे। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल एक सफल अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं है, क्योंकि काफी देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। कनाडा जो कि एक विकसित देश है, उसने इसको मानने से इनकार शुरू में ही कर दिया था। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका इससे पीछे हट गया, और भी कुछ देश थे जिन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो क्योटो प्रोटोकॉल लेकिन अपने आप में एक अच्छी संधि थी, जिसने पूरे विश्व में विकसित देशों की जिम्मेवारी ज्यादा मानी कि भाई ये जो है वैश्विक ताप वृद्धि के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, उसके बाद आता है रामसर समझौता, पेज नंबर 81 पे। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अगर आ रही है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा प्लीज। ठीक है, पेज नंबर 81 पर आते हैं। रामसर समझौता बिल्कुल एंड में है, 81 पेज नंबर में। रामसर समझौता जो है, रामसर एक जगह है ईरान में। तो जिस शहर में ये समझौता होता है उसी के नाम पर इसका समझौते का नाम रख दिया जाता है। तो रामसर समझौता ईरान के रामसर शहर में हुआ था 1971 में, और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो पूरे विश्व में वेटलैंड्स, जिसको नम भूमि बोलते हैं, जिसके अंदर तालाब, झीलें, नदियां, नदियों के डूब क्षेत्र, बाढ़ क्षेत्र, वो सब सम्मिलित हैं, उनके जो पारिस्थितिकी तंत्र है या पारितंत्र है, उस पर उसको बचाने के लिए और दीर्घकालिक संरक्षण देने के लिए ये रामसर समझौता हुआ था विभिन्न देशों में, ताकि इन पारितंत्रों को बचाकर रखा जाए। ठीक है, तो मानव गतिविधियों के कारण जो नम भूमि है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, खासकर जल प्रदूषण के कारण, और जो आपका रेत खनन है उसके कारण, या फिर कई जगहों पर शहर के विकास के दौरान जो झील और तालाब है उनको पाट दिया जाता है, उनको भर दिया जाता है, और वहां पर शहर बसा दिए। वो जो आपका जमीन का जल है, भूजल जिसको हम बोलते हैं, उसको रिचार्ज करता है और उसको पुनः स्थापित करता है, और इसके अलावा वो जल सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। बहुत सारे पक्षी इन नम भूमि पर निर्भर करते हैं, खासकर आप बतखे देख लें, कई प्रकार के सारस देख लें, बहुत सारे पक्षी इन पर निर्भर करते हैं। तो उनको भी बचाने के लिए जो इस समझौते में बात करी गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, रामसर समझौता जो है जो नम भूमि पारितंत्र है उसको बचाने के लिए सबसे पहले पहल करी गई थी, ताकि ये पारितंत्र को संजो कर रखा जाए और उससे प्राप्त होने वाले लाभों को जो है सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं एक और सम्मेलन के बारे में, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक हथियार सम्मेलन। ये 1997 में जो है ये संधि हुई थी, जिसके अनुसार रासायनिक हथियारों के उत्पादन एवं भंडारण पर रोक लगाने की बात करी गई है। ठीक है, तो इसमें पूरे विश्व में जो देश हैं एक साथ में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि जो रासायनिक हथियार हैं, यानी ऐसी गैसें जिनका प्रयोग दुश्मन देशों पे लोगों को मारने के लिए किया जाता है, बहुत सारी ऐसी गैसें हैं, जैसे उदाहरण था फॉस्जीन गैस। ठीक है, फॉस्जीन गैस, नर्व गैस, ये ऐसी गैसें हैं जिनका प्रयोग विनाश के लिए किया जाता है। दूसरे देश में अगर वहां की जनसंख्या को खत्म करना हो तो ये गैसों को वहां पर छोड़ दिया जाता है। जैसे हिटलर ने नाजी जर्मनी में 1945 में जो ज्यूज यानी आपका वहां पर जो ज्यूज थे उनको मारने के लिए नर्व गैस और मस्टर्ड गैस इनका प्रयोग किया गया था। ठीक है, फॉस्जीन गैस में कंसंट्रेशन कैंप के अंदर। तो
ये गैसें जो है बहुत विनाशकारी हैं और बहुत दीर्घकालिक इसका प्रभाव पारितंत्र पूरे पर्यावरण पर होता है। उसके विनाश को कम करने के लिए, सीमित करने के लिए जो है ये संधि हुई थी। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इनमें से कुछ गैसें ऐसी भी हैं जो रासायनिक गैसें जरूर हैं और मानव शरीर के लिए घातक हैं, लेकिन उनका प्रयोग जो है कैंसर के ट्रीटमेंट और अन्य चिकित्सीय उपयोगों में उनका उपयोग होता है। ठीक है, तो सीमित मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं, सीमित मात्रा में उनका प्रयोग जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो इन संधियों के हिसाब से रासायनिक हथियार सम्मेलन के दौरान ये सुनिश्चित किया गया कि सारे देश जो है अपने यहाँ पर जो रासायनिक हथियार है उनके उत्पादन व भंडार पर रोक लगाएं, और जो उनके पास रासायनिक हथियार है भी तो उनको या तो नष्ट कर दें या दुनिया को घोषित करें कि हमारे पास जो है इतने हथियार जो है भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इस पर भी इजराइल समेत 4 देशों ने हस्ताक्षर नहीं करे हैं इस संधि पर। ईरान है, इजराइल है, ऐसे 4 देश हैं जिन्होंने इस पर सम्मेलन, इस संधि पर जो है हस्ताक्षर नहीं करे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में हम बात करते हैं जो कि है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, होप सो मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको नहीं नजर आ रही तो मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। ठीक है, और आवाज आपको क्लियर पहुंच रही होगी। ओके, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको यूनेप भी बोलते हैं, इंग्लिश में फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन हुआ। इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कीनिया में है, नैरोबी में। वहां पर अगर जाएंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व स्तर पर जितने भी पर्यावरण कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी फंडिंग और देखरेख, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं, गतिविधियां चल रही हैं विभिन्न देशों में पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, तो उनकी जो फाइनेंशियल जरूरतें हैं, मतलब आर्थिक जो उनके योगदान है वो के माध्यम से ही उनको पहुंचाया जाता है। और उसके अलावा जो है जो अंतरराष्ट्रीय नीतियां, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, उनके जो आयोजन है उसका भी जो प्रमुख भूमिका होती है वही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के ऊपर ही रहती है। ठीक है, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ या और भी सम्मेलन हुए इसके बाद उनके जो लागू करने की जिम्मेवारी थी, उनको चलाने कार्यान्वयन की जो जिम्मेवारी थी, वो सब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के ऊपर इस पर निर्भरता रही है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की जो रिपोर्ट्स संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण से रिलेटेड रिपोर्ट्स जो जारी करता है उसका भी जो दिशा निर्देश होते हैं वो भी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के माध्यम से ही होते हैं। ठीक है, तो संपोषणीय विकास, आजकल जो बात अभी मैंने करी थी उसको भी सुनिश्चित करना, विभिन्न देशों में उसके अंतर्गत जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं, उसका कार्यान्वयन करना भी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के माध्यम से ही सुनिश्चित जो है वो करा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम एक और संधि पर आते हैं जिसका नाम है साइटिस। ठीक है, साइटिस, इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे उसको वन्य जीव एवं वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। फिर से मैं बोलूंगा, वन्य जीव व वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। तो ये जो कन्वेंशन था इसका प्रमुख मुद्दा ये था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता लाया जाए जिसके अनुसार जो जंगली जीव जंतु का शिकार होता है, उनका अवैधानिक शिकार होता है और उनको मारकर दूसरे देशों को जो है भेजा जाता है, उस पर जो है रोक लगाई जा सके इसके माध्यम से।
या इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जानवरों को मारा जाता है, इस बारे में हमने पढ़ा था। जंगली जीवों को जैसे कि शेर, बाघों को मारा जाता है उनके खाल के लिए और इसके अलावा उनकी हड्डियों के लिए। ठीक है, कछुओं को मारा जाता है क्योंकि चाइना में उसका सूप जो है वो बहुत चाव से खाया जाता है। शार्कों को भी इसी के कारण मारा जाता है। तो विभिन्न जीव जंतुओं को अलग अलग अंगों के लिए जो है, उनके अंगों के लिए मारा जाता है। तो उस पर रोकथाम लगाने के लिए इस ट्रीटी या संधि का जो है वो निर्माण हुआ। और इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी जो कि आपका अमेरिका में है, वहां पर ये सम्मेलन हुआ था, कन्वेंशन हुआ था। और इसके अनुसार या इसका जो मुख्य मुद्दा ये था कि जंगली जीव जंतु, ये जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, उनका जो शिकार हो रहा है उस पर तो रोकथाम लगाई जाए, और जो उनके विभिन्न प्रकार के अंगों का ट्रेड होता है यानी व्यापार होता है, उसको भी खत्म किया जाए या उसको भी नियंत्रित किया जाए। जब मांग होगी तभी उसकी आपूर्ति भी होगी। जब मांग को खत्म आप कर देंगे तो आपूर्ति भी अपने आप धीरे धीरे जो है खत्म होने लगेगी। तो उसको कंट्रोल करने के, उस व्यापार को कंट्रोल करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो है वो किया गया था। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार की श्रेणियां जो है वो बनी हुई हैं जीव जंतु की। पहली परिशिष्ट एक जो श्रेणी है, उसमें लुप्त प्राय प्रजातियां शामिल है जिन्हें व्यापार से अधिक खतरा है। ठीक है, ऐसी प्रजातियां जिनका व्यापार की वजह से अतिदोहन हो रहा है और वो आगे चलकर पूर्णतः लुप्त हो सकती हैं, जैसे बाघ वगैरह। ठीक है, परिशिष्ट 2 में ऐसी प्रजातियां हैं जो व्यापार के सख्त तरीके से लुप्त प्राय की श्रेणी में आ सकती हैं, यानी अभी वो लुप्त प्राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनके अंगों का व्यापार हो रहा है, आगे आने वाली समय में वो पूर्णतः लुप्त हो सकती हैं, लुप्त प्राय श्रेणी में पहुंच सकती हैं। तो उसमें परिशिष्ट 2 में उनको डाला गया है। परिशिष्ट 3 में ऐसी प्रजातियां शामिल है जिनके व्यापार को नियंत्रित करने के लिए दूसरे पक्षों ने सहयोग अपेक्षित करने की मांग करी। यानी कुछ देशों ने ऐसी प्रजातियां जो केवल उस देश में पाई जाती हैं, उन्होंने मांग करी कि इस प्रजाति को आप सुनिश्चित करने के लिए या उनके व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पहल करें। तो उनको परिशिष्ट 3 में जो है डाल दिया गया है, जो किसी खास मांग के कारण जो है यहाँ पर सम्मिलित हुई है। ठीक है, तो 3 प्रकार के परिशिष्ट या सूची यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम आते हैं सतत पोषणीय विकास एवं उद्देश्य। ओके, सतत पोषणीय विकास एवं उद्देश्य, इसके बारे में एक लघु जो है परिपेक्ष मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि सतत विकास क्या है। उसके बारे में एक भूमिका मैंने आपको पहले ही बांध दी थी, बता दी थी उस बारे में। ठीक है, तो समाज और अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र जिसे बोलते हैं, उसके बारे में, उसको जो है एकीकरण करना, उसमें संतुलन पैदा करना ही सतत पोषणीय विकास का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो अगर मैं एक थोड़ा सा एक और हिस्ट्री बताऊं कि 1960 के तक आते आते लोगों को ऐसा लगने लगा था कि जिस प्रकार से विकास दर हमारी चल रही है और पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, वो लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि इसके जो भावी पीढ़ियां हैं उस पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव जो है पड़ने लगेगा। तो अंतरराष्ट्रीय समुदायों में बहुत सारे ऐसे लेखक हुए, ऐसे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हुए, आंदोलनकारी हुए, जिन्होंने पर्यावरण की जो जन चेतना है उसको जागरूक किया। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ, और इसकी वजह से जो है अंतरराष्ट्रीय समुदाय ये विवश हुआ, जो सरकारें हैं वो विवश हुई कि जो है अंतरराष्ट्रीय संधियों को किया जाए, उनको अपनाया जाए, ताकि जो पर्यावरण है उसको नुकसान होने से जो है दीर्घकालिक रूप से बचाया जा सके। ठीक है, तो 1960 के दशक से ही ये चर्चाएं शुरू हुई थी। सबसे पहले एक लेखिका थी, रेचल कार्सन। ठीक है, ये एक अमेरिकन लेखिका थी और उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था द साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, द साइलेंट स्प्रिंग। अभी तक किसी बच्चे का अभी तक मैसेज नहीं आया है कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। ओके, तो साइलेंट स्प्रिंग यानी शांत बसंत ऋतु, ये लिखी गई थी रेचल कार्सन द्वारा, और इसमें ये दर्शाया गया था कि किस तरीके से जो कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग जो किया जाता है खेती के लिए, उसका नकारात्मक प्रभाव जो है अमेरिका में
पक्षियों पर पड़ रहा है और उनके जो चहचहाट होती थी वसंत ऋतु में, वो धीरे धीरे जो है कम होती जा रही है। इसलिए बसंत ऋतु का जो मौसम है अब वो शांत होता चला जा रहा है। तो इसने वहां के लोगों का ध्यान खींचा और बहुत सारे लोग आंदोलित हुए। उन्होंने अपनी सरकारों को विवश किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को करने के लिए विवश हों। और इसी पहल को आगे चलकर 1972 में यूएन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के रूप में ये परिवर्तित हुई, यानी स्टॉकहोम सम्मेलन में ये परिवर्तित हुई 1972 में। और जहां पर पूरा विश्व के जो लीडर्स थे, उन्होंने पहली बार मिलकर ये ठाना कि हम अपने यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पर्यावरण नीति और कानूनों को लागू करेंगे। और भारत में भी उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के कानून, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जस्ट अभी मैं पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, तो वो सारे लागू हमारे देश में होने शुरू हुए थे। उसके बाद मैंने अभी जस्ट बताया कि 1987 में ब्रंटलैंड, जो नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी, उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि संपोषणीय विकास या सतत विकास के ऊपर जो है एक रिपोर्ट वो लेकर आए। और वो रिपोर्ट का नाम रखा गया था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य। और उसी के तहत उसी को टेबल किया गया था, उसी को रखा गया था 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान, और जहां पर जो है एजेंडा 21 का निर्माण हुआ। ठीक है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य सतत विकास को पाना। विवेचनाएं हुई, और उसका अंततोगत्वा रिजल्ट जो निकला वो सामने आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से, जिसको हम SDG बोलते हैं, यानी संपोषणीय विकास लक्ष्य। ठीक है, संपोषणीय विकास लक्ष्य 17 ऐसे लक्ष्य हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित करे गए हैं। पूरे वैश्विक समुदाय ने ये लक्ष्य रखे हैं, और इनको पाने का जो समय सीमा बांधी गई है वो रखी गई है 2030 तक। ठीक है, 2015 में इनको अपनाया गया था वैश्विक समुदाय ने। इससे पहले आपका संपोषणीय विकास लक्ष्यों के आने से पहले सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य थे। ठीक है, जिनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या MDG भी बोला जाता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या MDG या सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, जिनको 2015 तक पाना था। सन 2000 में इनको अपनाया गया था और 2015 तक पाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन इनको पूरा नहीं पाया गया था। पूर्णतः उनको जो है अभी इन लक्ष्यों को नहीं प्राप्त किया गया था। तो इसके बाद जो है पूरे वैश्विक समुदाय ने फिर एक बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिले, विश्व के विभिन्न प्रकार के जो नेताएं हैं वो मिले, और उन्होंने एक फिर से दोबारा से इस पर विवेचना करी और कहा कि हम फिर से नए लक्ष्य लेकर आते हैं, जिनका नाम है संपोषणीय विकास लक्ष्य, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इनके माध्यम में संपोषणीय विकास को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, और इनको पाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो था सन 2030। ठीक है, तो 2030 तक जितने भी विश्व के देश हैं, इनको इन लक्ष्यों को, ये 17 लक्ष्य हैं जो पहले सहस्राब्दी लक्ष्यों के बारे में बात करी थी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उनको फुल फॉर्म, उनकी शॉर्ट फॉर्म है MDG। उनको पाने का लक्ष्य था 2015, और वो कुल 8 थे। ठीक है, ये जो MDG थे वो कुल 8 थे। और ये जो SDG यानी संपोषणीय विकास लक्ष्य की बात जो मैं कर रहा हूँ, जिनको सतत विकास लक्ष्य मैंने यहाँ पर बोला है, या संपोषणीय विकास लक्ष्य, इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंग्लिश में बोलते हैं, और SDG इनकी शॉर्ट फॉर्म है। और इनको पाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है 2030 है, और ये कुल 17 है इन नंबर। ठीक है, इनका जो नंबर या संख्या है वो 17 के करीबन है, और इनको पाने का लक्ष्य 2030 निर्धारित किया गया है। इसमें
जो है ये ध्यान दिया गया है कि समाज भी फले फूले, समाज की विकृति को दूर किया जाए और समाज का भी विकास हो, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान ना हो और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो। ठीक है, इस कार्यक्रम के इन लक्ष्यों के माध्यम से ये सुनिश्चित करना जो है उसके बारे में डिसाइड हुआ है। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे विकास के लक्ष्य हैं जो कि डिसाइड हुए हैं। ठीक है, पहला है जो आपको यहाँ पर पेज नंबर 83 आपका है नोट्स में, हिंदी के नोट्स में 83 यानी 83, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो लक्ष्य, वैसे ये यहाँ पर जो आपको पैटर्न दिया गया है वो बिल्कुल नंबरिंग के हिसाब से नहीं है। पहला लक्ष्य है नो पावर्टी, यानी कोई भी गरीबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी गरीबी होती है उसे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो इस लक्ष्य के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया है कि सन 2030 तक जो अत्यंत गरीब लोग हैं उनको पूर्णतः जो अत्यंत गरीबी में लोग रह रहे हैं उनको पूर्णतः उस गरीबी से बाहर निकालना, ये इसका पहला लक्ष्य है। ठीक है, दूसरा है जीरो हंगर, मतलब कि कोई भी भूखा ना रहे, पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके और कोई भी भूखा ना रहे, ये दूसरा लक्ष्य जो है वो है। तीसरा लक्ष्य ये है कि पूरे विश्व में जो बुनियादी चिकित्सा है वो सबको प्राप्त हो। जो बुनियादी चिकित्सा प्रणालियां हैं या चिकित्सा की जो आपके फैसिलिटीज हैं वो सबको जो है प्रदान हो, ये सुनिश्चित करना इसके हिसाब से रखा गया है। चौथा लक्ष्य ये कहता है कि जो एजुकेशन है यानी आपकी शिक्षा व्यवस्था वो सब तक पहुंच पाए, जो बुनियादी शिक्षा खासकर है वो सब तक पहुंच पाए, सभी बच्चे शिक्षित हों, महिलाएं शिक्षित हों, बच्चे शिक्षित हों, और इसको सुनिश्चित करने को इस गोल के माध्यम से, लक्ष्य के माध्यम से सुनिश्चित करना रखा गया है। ठीक है, पांचवा जो लक्ष्य है वो ये कहता है कि सबके पास, सभी लोगों के पास पूरे विश्व में जन जन तक स्वच्छ पेयजल, ठीक है, स्वच्छ पेयजल और शुचिता, ठीक है, स्वच्छ पेयजल और सैनिटेशन जिसको बोलते हैं, यानी स्वच्छता जिसको बोलेंगे, वो सब तक पहुंचना सुनिश्चित हो। यानी खुले में कोई भी शौच ना जाए, खुले जो सबको पेयजल मिलता है वो साफ हो, स्वच्छ हो, ताकि पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं उनको, उनके ऊपर जो है लगाम लगाई जा सके। ठीक है, छठा लक्ष्य ये कहता है कि नो इनइक्वालिटी, यानी जो आपकी असमानताएं हैं, लिंग असमानताएं, लड़का लड़की में भेदभाव, उसको रोका जा सके पूरे विश्व में। ठीक है, लिंगों में जो अनुपात है उसको सही करना भी इसमें सुनिश्चित करने की बात करी गई है। लड़का लड़की एक समान, यानी लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए, सबको समान शिक्षा, समान पोषण मिलना चाहिए, समान चिकित्सा सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए। इस लक्ष्य के माध्यम से इस पर बात करी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी लक्ष्य हैं उनको मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर आपको समराइज कर देता हूँ क्योंकि ये चैप्टर भी हमारे को फिनिश करवाना है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें ये बात करी गई है कि स्थायी विकास के लिए समुद्रों और महासमुद्रों का संरक्षण जो है वो किया जाए। ठीक है, विश्व की जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए इसमें बात करी गई है। इसके अलावा जो हमारे शहर हैं उनका जो मूलभूत ढांचा जो हम बना रहे हैं वो पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, इसके बारे में बात करी गई है। इसके अलावा जो हमारे फैक्ट्रियों से, उद्योगों से विकास जो हो रहा है या हम उद्योगों को विकसित करते हैं, तो वो जो उद्योग है उनसे पर्यावरण को नुकसान होना किस प्रकार से कम किया जाए, उस पर क्या क्या काम किए जा सकते हैं उसके बारे में इसमें चर्चा करी गई है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का विकास लक्ष्य है। इसके अलावा भूमि पर पाए जाने वाली जैव विविधता को बचाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, वो भी एक लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कृषि में भी
जो है किस प्रकार से संपोषणीय विकास को सुनिश्चित किया जाए उस बारे में बात करी गई है। ठीक है, और ऊर्जा के, आधुनिक ऊर्जा जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जो सस्ती भी हो, टिकाऊ भी हो, उसके बारे में बात करी गई है। इसके अलावा जो आर्थिक दर और विकास दर है उसको सुनिश्चित करने के लिए बात करी गई है, और बेरोजगारी दर को घटाने के लिए और रोजगार ज्यादा उत्पन्न करने के लिए ये भी जो है इस बारे में बात करी गई है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर जो असमानताएं हैं देशों के बीच में, उसको कम करने की बात करी गई है। गरीबी अमीरी को कम करने की, गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है उसको कम करने की बात करी गई है। इसके अलावा जो गोल नंबर 17 है, जो लास्ट गोल है, उसका ये मानना है, उसने ये निर्धारित किया है कि वैश्विक समुदाय में आपस में परस्पर सहयोग होना चाहिए। ठीक है, उसको किस प्रकार से सहयोग को सुनिश्चित किया जाए उसके बारे में इस लक्ष्य में बात करी गई है। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य विभिन्न प्रकार के आपको लक्ष्य दिए जाते हैं, और उन लक्ष्यों के अंदर भी बहुत सारे टारगेट्स दिए जाते हैं कि हर देश को ये टारगेट है कि अपने यहाँ पर ये काम वो करके दिखाए। ठीक है, तो पहले तो लक्ष्य जो है वो दिया गया, उसका क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो है बताया गया। उसके बाद इनके हर एक लक्ष्यों के आगे चलकर हर एक के 8 से 12 टारगेट भी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में दीजिएगा। तो आपको बहुत संक्षेप में ये पढ़ना है, मुख्यतः ये 17 पॉइंट्स आप याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें आता ये है इस तरीके से कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते जो है पर्यावरण को बचाने के लिए एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं और क्यों? इसके बारे में उदाहरणों समेत विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये सारे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और संधियां जो मैंने अभी यहाँ पर बताई हैं उनके बारे में उल्लेख करना और सतत विकास लक्ष्य के बारे में उल्लेख करना अनिवार्य है। ये आप ध्यान इसमें दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है भारत की अभी तक क्या भूमिका रही है इन सतत विकास लक्ष्यों को पाने के लिए, वो आप सभी जानते हैं। हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला, उज्ज्वला योजना लाई सरकार, ताकि जो महिलाओं को दिक्कत होती थी उसको कम किया जा सके, लिंग अनुपात को सुनिश्चित किया जा सके, बच्चियों में पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान लाई सरकार, ताकि भारत में सब तक स्वच्छ पेयजल पहुंचे और स्वच्छता का ध्यान रखे, खुले में शौच जो है उस पर रोक लग सके। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर कूड़ा निकलता है उसको, उसके निपटान के लिए पहल इसमें करी गई है। भारत में सबको शिक्षा करने की भी जो है उसके बारे में जो है पहल करी गई है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं। हरित भारत अभियान के तहत यहाँ पर पेड़ लगाने की बात करी गई है, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात करी गई है, हिमालय पारितंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया गया है, भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए पूर्णतः रणनीति भारत ने तैयार करी है जिसको राष्ट्रीय अभियान की तरह चलाया जा रहा है। ठीक है, ऊर्जा की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन जो है वो चलाया जा रहा है, और सतत अधिवास पर एक राष्ट्रीय मिशन जो है वो भी हमारे देश में चलाया जा रहा है, ताकि भारत में संपोषणीय विकास जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, अब हम लास्ट मुद्दे पर आते हैं यूनिट 6 के, क्योंकि टाइम कम है, मैं थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पर इसको मैं करूंगा। ठीक है, तो भारत में जो अंतरराष्ट्रीय जो पर्यावरणीय कानून है उसके बारे में मैं यहाँ पर उल्लेख करूंगा। ठीक है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है शुभ अंकित और बाकी स्टूडेंट्स? स्क्रीन नजर आ रही है और मेरे ख्याल से अब आवाज भी आपको क्लियर आ रही होगी। ठीक है, तो भारत में पर्यावरणीय कानून उसके बारे में जो है यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो इस पर काफी क्वेश्चंस जो हैं पहले भी आ चुके हैं। यहाँ पर आपको भारत में जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कानून हैं उनके बारे में उल्लेख करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में। मैं स्क्रीन जो है दोबारा से शेयर मैंने यहाँ पर कर दी है। ठीक है,
तो कई बार स्क्रीन जो है उसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो मैंने ये दोबारा से करी है क्योंकि आपके अभी मैसेज नहीं आ रहे, तो इसलिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको स्क्रीन जो है वो ठीक ढंग से नजर आ रही होगी। तो भारतीय जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 51A ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो जंगलों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों, पेड़ों, पक्षियों, इनका जो है रक्षा करे और पर्यावरण के सुधार के लिए वो अग्रसर हो और जीवित प्राणियों के लिए दया भाव की भावना रखे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 51A के तहत ये भारत के संविधान के तहत सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि पर्यावरण का जो है अधिकार रोग व संक्रमण के खतरे से मुक्त जो है इसमें अंतर्निहित है और पर्यावरण को जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी के अंतर्गत जो है लाया गया है। ठीक है, जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 21A देता है और उसके अंतर्गत जो है पर्यावरण भी उसके अंतर्गत जो है लाया गया है। ठीक है, तो भारत में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि पर्यावरण का ह्रास जो है वो उस पर रोकथाम लगे। तो उन्हीं में सबसे पहला कानून है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। मैंने आपको बताया था कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद पूरे विश्व में ऐसी नीतियां व कानून लाए गए जिससे पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जा सके। तो भारत में भी इसकी पहल करी गई और सबसे पहले जो हमारी उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जो है एक कानून बनाया जिसका नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में जो वन्य जीवों का अवैधानिक शिकार हो रहा है उनके विभिन्न अंगों के द्वारा, उनके विभिन्न अंगों के कारण जो उसकी तस्करी हो रही है और जो वन्य जीव उत्पाद का अवैध व्यापार हो रहा है उस पर पूर्णतः रोकथाम लगाई जाए और उस पर दंडात्मक कार्रवाई जो है करी जा सके उन लोगों के खिलाफ जो इसमें संलिप्त पाए जाएं। ठीक है, तो इसी के ऊपर जो है ये कानून जो है बना था और इस अधिनियम को लाया गया था। इसके अलावा इस अधिनियम के माध्यम से पूरे भारत में वन्य जीव अभयारण्य और जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है उनका स्थापन हुआ। ठीक है, इससे पहले भी थे कुछ राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन पूरे व्यापक रूप से जो स्थापना थी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों की, वो इस कानून आने के बाद बहुत तेजी से हुई और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जो है वन्य जीव अभयारण्य जो है स्थापित हुए जहां पर वन्य जीवों को बचाने के लिए जो है पहल करी गई थी। इसके अलावा इस संरक्षण अधिनियम में जानवरों की और पेड़ पौधों की अलग अलग सूचियां बनाई गई हैं, उनको सूचीबद्ध तरीके से जो है डाला गया है और जिन जानवरों को जो ज्यादा लुप्त प्राय हैं उनको शेड्यूल 1 में डाला गया है ताकि और उनको ज्यादा संरक्षण जो है दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बड़े विभिन्न प्रकार के शेड्यूल जो है वो निर्धारित करे गए हैं और उनमें अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग जीवों को श्रेणीबद्ध किया गया है। और पहले शेड्यूल में वो जानवर आते हैं जैसे आपका बाघ हो गया, सिंह हो गया जिसको लायन बोलते हैं, जिनको ज्यादा संरक्षण की जरूरत है। ठीक है, और शेड्यूल 2 में वो जीव है जो जिनको थोड़ा कम जो है संरक्षण की जरूरत है, तो उनको सूचीबद्ध तरीके से इसमें डाला गया है। इसके अलावा सूची 5 में जो है पौधों को भी डाला गया है जिन पौधों को संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, तो सूचीबद्ध तरीके से वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम में जीवों को डाल रखा है और अगर कोई ऐसे जीव को मारता है जो सूची 1 में हो तो उस पर क्या दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, कितना जुर्माना होना चाहिए, ये भी सब इसमें उल्लेखित किया गया है। जो सूची 2 के जीव जंतु को मारता है उसको कितना जुर्माना दिया जाना चाहिए, वो सब भी, और उसको क्या सजा मिलनी चाहिए वो सब इसमें उल्लेखित है। ठीक है, तो अपराध करने में 5 से 7 वर्ष की सजा हो सकती है, कैद का कार्य यानी कारावास हो सकता है किसी को भी, और 25 लाख तक जुर्माने का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले अधिनियम पर जो है जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974।
ठीक है। जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 यानी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ठीक है। तो जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए जल प्रदूषण क्या है, उसकी क्या संवैधानिक परिभाषा है, उसके बारे में पहली बार चर्चा इस अधिनियम के माध्यम से हुई। उसके विस्तार से व्याख्या इसमें करी गई। कौन कौन से ऐसे केमिकल्स या रसायन है जिससे जल प्रदूषण हो सकता है, कौन सी ऐसे उद्योग हैं या इंडस्ट्रीज हैं जिनसे जल प्रदूषण हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करी गई। और किस प्रकार से इसको ठीक करा जा सकता है, उसके क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, उसे विस्तार से जो है इसमें चर्चा करी गई है। ठीक है। और इस अधिनियम के माध्यम से खासकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में अर्जुन नगर के पास में है। ठीक है। कृष्णा नगर के पास अर्जुन नगर है दिल्ली में, वहां पर जो है ये लोकेटेड है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और विभिन्न राज्यों की राजधानियों में राज्य प्रदूषण कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये जो बोर्डों की स्थापना हुई थी इस अधिनियम के तहत हुई थी और उनको विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए कि किस प्रकार से वो फैक्ट्रियों को या उद्योगों को चिन्हित कर सकते हैं जहां पर प्रदूषण हो रहा है, जिन इकाइयों से प्रदूषण निकल रहा है, और वहां पर जाकर औचक निरीक्षण उनका कर सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसे जो इंडस्ट्रीज या उद्योग जो है तय मानक से ऊपर प्रदूषण फैला रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं, तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान जो है इस अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित करे गए हैं। ठीक है। तो राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड या जिसको राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्या क्या जो है कार्य प्रणाली होनी चाहिए, क्या क्या अधिकार क्षेत्र है, वो बताए गए हैं जल प्रदूषण को लेकर। ठीक है। और आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्या क्या अधिकार होते हैं उनको सुनिश्चित जो है जल प्रदूषण को लेकर जो है इस अधिनियम के माध्यम से किया गया है। अगर कोई जो है जल प्रदूषण फैलाता है, कोई भी उद्योग जो है जल प्रदूषण करता है, उस अवमानना करता है, तो उसे 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है और उस पर जो है सजा और भी बढ़ाई जा सकती है अगर वो रिपीटेड ऑफेंडर हो, मतलब वो बार बार उसी चीज को दोहराता है तो और ज्यादा जो है जुर्माने की रकम जो है इस केस में बढ़ जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले अधिनियम के बारे में जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में जो वन है, जंगल है, उसकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाए और वन विनाश पर रोकथाम करना जो है सुनिश्चित किया जाए। ठीक है। और इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की अनुमति के बिना वनों को अनारक्षित नहीं किया जा सकता। ठीक है। और कोई भी अगर विकास परियोजनाएं जहां पर जंगलों के अंदर करनी है, सपोज आपको डैम बनाना है या फिर आपको किसी भी प्रकार का टेलीफोन लाइन या बिजली के खंभे बनाने हैं और रास्ते में जंगल पड़ रहे हैं, तो उसके जो है आप उसका विनाश नहीं कर सकते। उसके लिए पहले आपको केंद्र सरकार को या राज्य सरकारों को आपको बताना पड़ेगा या फिर उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जो है आप कार्य कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो अगर इसका कोई अनुपालन नहीं करता या संरक्षण वनों में अपराध किया जा सकता करता है, वनों को काटता है, तो उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उसके इस अधिनियम के तहत उसकी विवेचना करी गई है, उसको उल्लेखित यहाँ पर किया गया है। ठीक है। वन जो आपका फॉरेस्ट क्या बोलते हैं उसको, जो आपका फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, ठीक है, और वन मंत्रालय, ठीक है, और जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसके क्या क्या
तरीकों से वनों को संरक्षित किया जाना चाहिए उसके बारे में उल्लेखित है, और कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो संरक्षित वन क्षेत्र में हो सकती हैं, और कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो संरक्षित वन क्षेत्रों में बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंधित है, उसके बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है। जैसे रेत खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है, किसी भी प्रकार का खनन गतिविधि प्रतिबंधित है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। लेकिन फॉरेस्ट में अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोई अपनी छोटी सी हट बनानी है, कोई छोटा सा फॉरेस्ट चेक पोस्ट बनानी है, वो सब कार्य जो है किए जा सकते हैं जंगलों के अंदर, उसकी अनुमति जो है इस पे दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, वायु प्रदूषण की रोकथाम की जो पहल है वो वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम के माध्यम से करी गई है, जिसको एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बोलते हैं हम। और इसको लाया गया था कि वायु प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए या उस पर रोकथाम लगाने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए जो है इसको लाया गया था। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। और इस अधिनियम के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो जाकर फैक्ट्रियों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं, और कोई भी फैक्ट्री अगर तय प्रावधान के अनुरूप काम नहीं कर रही और ज्यादा वायु प्रदूषण फैला रही है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण अधिनियम करने का पूर्णतः अधिकार दिया गया है, और वायु प्रदूषण के क्या तय मानक होने चाहिए, जिनके बारे में हमने वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा करी थी कि मैंने आपको वायु प्रदूषण सूचकांक के बारे में बताया था। ठीक है, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में बताया था। तो वो गुणवत्ता सूचकांक जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाता है, निकाला जाता है, और क्या तय मानक होने चाहिए विभिन्न वायु प्रदूषकों के, वो सब भी जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही तय करता है। ठीक है, और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो है रिपोर्ट भी जारी करता है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भी संचालित करता है। ठीक है, और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको संचालित करती हैं, और वो ये सुनिश्चित करती हैं कि वहां पर जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं वो तय मानकों से ज्यादा प्रदूषण वायु प्रदूषण ना फैलाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान दिया गया है। अगर कोई तय सीमा से ऊपर वायु प्रदूषण करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, 10,000 रुपए का जुर्माना, 3 से 6 महीने की कैद, और उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता तो और ज्यादा उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये इसमें उल्लेखित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। ये सेकंड लास्ट है और उसके बाद एक और रह गया। ठीक है, अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2006। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी से इनको कंप्लीट करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी जो 1983 में हुई थी, सॉरी 1984 में हुई थी, उसके बाद लोगों को लगने लगा कि भाई सिर्फ वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में बात करना ही काफी नहीं है, इसके अलावा पर्यावरण के और जो आयाम है उनके बारे में भी बात करी जानी जरूरी है ताकि पूरे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया, और उसमें उल्लेखित है कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स यानी रसायन है जिनसे प्रदूषण हो सकता है और उनसे लोगों की जान भी जा सकती है। तो उनके उत्पादन और उनकी स्टोरेज को नियंत्रण करने के लिए जो है इसमें बात करी गई है। इसके अलावा जो पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले खतरे हैं उनको किस प्रकार से रोका जाए उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। और इसके अलावा EIA, ये आप नोट्स में नहीं दिया गया, आप नोट कर लीजिए। EIA मतलब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, मैं फिर से बोलूंगा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, इसके प्रावधान भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत
तय हुए। बहुत सारी विकास परियोजनाएं हैं, ठीक है। कुछ विकास परियोजनाएं ऐसी होती हैं जिनका दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपका बांध परियोजनाएं, जिससे बहुत सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। अगर ट्रेन रोड्स बनाते हैं तो उससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। तो उद्देश्य ये होता है कि जो जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं उसका पहले से ही जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसका आंकलन कर लिया जाए और उसके माध्यम से एक रिपोर्ट बनाई जाए जो कि केंद्रीय एजेंसियों को सौंपित की जाए, केंद्रीय मंत्रालयों को, पर्यावरण मंत्रालय को सौंपित किया जाए और बाद में केंद्रीय मंत्रालय और जो राज्य मंत्रालय हैं वही डिसाइड करें कि इस परियोजना, इस विकास परियोजना को लेकर आगे जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता। तो EIA के बारे में सबसे पहले उल्लेख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में किया गया है और कुछ ऐसी 29 परियोजनाएं हैं जिनके बारे में इसमें उल्लेखित है, जिनको पर्यावरण जो मंजूरी तभी मिल पाएगी अगर वो EIA रिपोर्ट सबमिट अपनी करें, ठीक है। तो EIA को पहली बार इसमें संरक्षित सुनिश्चित जो है इस कानून के माध्यम से किया गया, ठीक है। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा 1986 से देश के पर्यावरण को निजी ठेकेदारों व खनिकों के द्वारा होने वाले शोषण से बचाने के प्रावधान भी इसमें उल्लेखित है कि आप जो है किस प्रकार से खनन होना चाहिए या फिर किस प्रकार से आप पर्यावरण को बचाकर सुनिश्चित कर सकते हैं और ठेकेदारों जो अपने मुनाफे के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और बाकी के लोगों के जीवन को भी खराब कर सकते हैं, तो उनकी जो ठेकेदारी की वजह से जो मुनाफाखोरी की वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उससे भी बचाने के लिए जो है इसमें बात सुनिश्चित करी गई है, ठीक है। अब मैं आता हूं आखिरी अधिनियम के तहत, जो कि है अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारी को मान्यता अधिनियम 2006, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी जनजातियां समूह हैं, जैसे भारत में संथाल है, मुंडा जनजातियां हैं, भील हैं, आपका और भी जनजातियां जो हैं हमारे देश में निवास करती हैं, जो कि जिनकी पूरी परंपरा और जो जीवन यापन है वो जंगलों पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो जब वन विभाग का निर्माण हुआ भारत में राज्य स्तर पर, तो इन जनजातियों को जंगलों से बाहर निकाल दिया गया और इसकी वजह से ये जनजातियां जो है अपने मूलभूत जो उनको अधिकार मिलने चाहिए उनसे वंचित रह गई। तो इस अधिनियम के द्वारा ये सुनिश्चित हुआ कि वनवासियों का जो अधिकार वनों के ऊपर होना चाहिए और जैव विविधता के ऊपर होना चाहिए, उसको संरक्षित करने की बात इसमें कही गई है। और अनुसूचित जनजातियों का क्या अधिकार वन क्षेत्रों में होना चाहिए, कितना अधिकार होना चाहिए और क्या क्या उनके द्वारा क्रियाकलाप जंगली क्षेत्रों में वो कर सकते हैं, उसके बारे में उल्लेख जो है इसमें किया गया है। और कितने क्षेत्रफल में वो खेती कर सकते हैं, औषधीय पौधे उगा सकते हैं, उसके बारे में भी प्रावधान इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा और आपके जो भी प्रश्न है वो आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की कक्षा से रिलेटेड कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो वो मेरे से आप अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट में आपको दूंगा, जो भी आपके प्रश्न है आप पूछ लीजिए चैट के माध्यम से, ठीक है। चैट के माध्यम से अपने क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं। 2 मिनट का समय है आपके पास में, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 15 मिनट ऊपर हो गया है, तो मैं नहीं चाहता इसको और ज्यादा एक्सटेंड हो। तो आप जल्दी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। केवल 2 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, जो भी आपके प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिए। आज ही आपका जो इकाई 6 है वो समाप्त होता है, यूनिट 6 खत्म। अब जो है आपकी 2 क्लासेस और हैं, यानी अगले थर्सडे और अगले सैटरडे, ठीक है। और उसमें जो है आपकी बाकी जो लास्ट यूनिट जो बच गया है वो मैं पूरा करवाऊंगा।
और उसके बाद आपकी ईवीएस की क्लासेस यहीं पर समाप्त हो जाएंगी। तो अभी जो अगली 2 क्लासेस हैं और आज की क्लास भी मिलाकर जो भी आपके डाउट्स हैं वो मेरे से आप पूछ सकते हैं ईवीएस कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, ईवीएस के कोर्स से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं साइड बाय साइड वो आप पूछते रहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आज और अगली 2 क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा, उसके बारे में पिछले सेमेस्टर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा कि पिछले सालों में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बनकर आए हैं। ठीक है, तो कोई भी आपके डाउट्स हैं, 1 मिनट और है आपके पास में, आप पूछ लीजिए और फिर मैं क्लास को यहीं पर समाप्त करूंगा। कोई भी आपके डाउट है प्लीज पूछिएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। शुभंकित, आपके कोई डाउट है या किसी के भी कोई डाउट हो? कोई भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं ईवीएस से रिलेटेड, पर्यावरण से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपकी आज की क्लास में पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न? अब जो है इसके बाद अगले गुरुवार और शनिवार, सॉरी ये आपका शनिवार, ये शनिवार को एक क्लास है। इसके बाद अगले गुरुवार को लास्ट क्लास होगी। ये अभी परसों जो शनिवार आ रहे हैं इसमें मेरी एक क्लास होगी और अगले गुरुवार को, ठीक है, लास्ट क्लास आपकी होगी अगले हफ्ते 30 तारीख को। ठीक है, तो तब तक आपके जो भी डाउट्स हैं आप इकट्ठा करके रखिए और साइड बाय साइड पूछते रहिएगा। तो कोई भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए, नहीं तो अब क्लास में यहीं पर ही समाप्त करना चाहूंगा। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।